नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीतहर आज पूर्वी चंपारण से आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं बीपीएससी का संभावित सिलेबस लेकर के हाजिर हूं, जो हमारे बिहार में लगभग 1,78,726 पदों के लिए सहायक अध्यापक के रूप में बहाली होने वाली है। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और मैं जानता हूं कि हमारे बिहार के जितने शिक्षक हैं, आप कल तक बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपके ऊपर दबाव था, अब थोड़ी राहत महसूस हो रही होगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यदि आपके बेटा बेटी या आप अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम के तहत सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि कल तक आप थके थके लग रहे थे, क्योंकि बहुत सारा काम का बोझ था। लेकिन एक बात समझिए कि जितनी तल्लीनता से हम जातीय आधारित गणना कर रहे थे, क्या उतना ही अगर उससे थोड़ा सा कम, उसका मात्र 40% अगर मेहनत कर दें, सिर्फ 40%, तो ये बीपीएससी क्या है, आप यूपीएससी निकाल सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपके अंदर अपार संभावना है, अपार क्षमता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप कदम चांद तारों पर डाल सकते हैं, आप समंदर के तहों को खंगाल सकते हैं। अरे आपके वजूद की कोई क्या कीमत लगाएगा? आप लोग चाहे तो पत्थर से भी दरिया निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता थी द स्नोई इवनिंग, और उसमें उन्होंने लिखा कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माई टू गिव फॉर आई स्लीप एंड माई टू गिव फॉर आई स्लीप। और ये 4 लाइन जवाहरलाल नेहरू के तकिए के नीचे रखा रहता था, उनके टेबल पर भी लिखा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि हमें एक संदेश देता था कि ये द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो सुंदरता है, डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ये किसी और की है, मैं किसी और के वादों में बंधा हुआ हूँ। हे मेरे हृदय, ऐसा ना हो कि इसके पहले कि कहीं मैं मर न जाऊँ, इसके पहले कि कहीं मेरी सांसें न रुक जाए, मुझे अपने मंजिल तक पहुँचनी है। तो अगर आपको अपने मंजिल तक पहुँचनी है, अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपके बेटा बेटी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है। मैं इसमें पूरी सिलेबस बताऊँगा, और मैं आपको बता दूँ कि शिक्षकों और बाकी सबके लिए जनरल एक ही चीज़ है, जो नोटिफिकेशन निकलेगा, तो नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो सिंगल नोटिफिकेशन निकलेगा। चाहे आप नियोजित शिक्षक हो, एस्टेट हो, टीएट हो, जो भी हो, सीटेट हो, उससे मतलब नहीं है। या ओपन, ये चूंकि ओपन कंपटीशन है, कोई भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि नियोजित शिक्षक ही। हाँ, लेकिन अगर नियोजित शिक्षक जाते हैं तो उनके साथ थोड़ा घाटा है, थोड़ी सी घाटा है। जो अभी नवनियुक्त हैं उनके साथ तो घाटा नहीं है, जो अभी 1 साल हुए, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनके साथ घाटा ये है कि जब 25,000 मूल वेतन होगा तो सोचिए उनके साथ कितना घाटा होगा। तो अगर वेतन संरक्षण का लाभ सरकार देती है तो बहुत बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं कि आपको ये जो है नोटिफिकेशन, हमारे रवि भूषण जो सचिव है बीपीएससी साहब, बीपीएससी के, उन साहब ने कहा कि नोटिफिकेशन लगभग मई में निकल जाएगा, जून के लास्ट तक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और सब कुछ ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक रहा मतलब विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल या कोई और केस नहीं किया तो आपको हर हाल में आपको जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम संपन्न करा लिया जाएगा। अब बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम जब संपन्न हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक बहाल हो रहे हैं। क्लास 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए, 9 to 10th के लिए, 11th और 12th के लिए। मैं आपको बता दूं सिलेबस में यही है कि अगर 1 to 5 में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो सिर्फ जनरल स्टडीज़ एक पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। लेकिन अगर 6 to 8, 9 to 10th और 11th और 12th के आप शिक्षक सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको जनरल स्टडीज़ के साथ साथ आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया हुआ है और बीएड किए हैं, उस सब्जेक्ट से आपको उसी सब्जेक्ट का की भी तैयारी करनी पड़ेगी और उसका भी एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो ये हो गई कि एग्ज़ाम कैसे देंगे। अब बात आ रही है कि इनके सिलेबस की, और ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ ये संभावित सिलेबस है। संभावित मतलब ये संभावना व्यक्त की जा रही है। प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक का जो सिलेबस था, मैं आपको बता दूं कि वो 150 अंक का था और उसमें 2 घंटे का समय था। सामान्य अध्ययन का 75 अंक और पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र कहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में 75 अंक का आपका क्वेश्चन था जो डीएलएड सेट था। तो सामान्य अध्ययन में उसमें था आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाक्रम, समसामयिक घटनाएं, भारतीय आंदोलन और भारतीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन था, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से, और प्रारंभिक गणित एवं मानसिक
क्षमता से क्वेश्चन रहेगा, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स एंड रीजनिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम कि डीएलएड से क्या क्या, तो डीएलएड में आपको कम से कम 12 यूनिट है और 12 यूनिट से क्वेश्चन रहेगा प्रधान शिक्षक में। तो ये जो वीडियो है स्पेशल सहायक अध्यापक और प्रधान शिक्षक भी देख सकते हैं। अगर सीटेट, डीएलएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और चाइल्ड साइकोलॉजी, पेडागोजी की पूरी तैयारी इस वीडियो में आपकी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि डीएलएड में 12 यूनिट है, जिसमें आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर पढ़ना होगा, महात्मा गांधी को पढ़ना होगा, गिजू भाई बधेका को पढ़ना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ना होगा, आप मारिया मोंटेसरी को पढ़िएगा, ज्योतिबा फुले को पढ़ना होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, और जेके, है ना, उसके बाद जे कृष्णामूर्ति को भी पढ़ना होगा आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेडागोजी में है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, उनको आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक उसी आधार पर अभी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है सहायक अध्यापक का, तो उनका कहना है कि इसी आधार पर इसका भी सिलेबस होगा। और मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो जारी किया जाएगा वो बिहार सरकार और बीपीएससी के दोनों आपसी तालमेल के साथ आपको सिलेबस जारी किया जाएगा। सिर्फ बीपीएससी सिलेबस जारी नहीं करेगी, इसका मतलब समझ जाइए कि चूंकि शिक्षक सहायक अध्यापक का एग्जाम देने जा रहे हैं, जनरल स्टडीज़ में भी पेडागोजी से सवाल कुछ न कुछ जरूर रहेंगे, शिक्षा शास्त्र, बच्चों के चाइल्ड साइकोलॉजी से। अब आगे बढ़ते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा कि जनरल स्टडीज़ में क्या रहेगी। तो जनरल स्टडीज़ में एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा, जो प्रारंभिक गणित है। मैंने बताया कि सब क्लास के लिए अलग, 1 to 5 के लिए मैं बता चुका हूं कि सिर्फ जनरल स्टडीज़, और बाकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए जनरल स्टडीज़ के साथ साथ उस सब्जेक्ट की भी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो जीएस में क्या रहेगा जनरल स्टडीज़ में, कि एलिमेंट्री मैथ्स रहेगा, इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, आपको नेशनल मूवमेंट जो भी राष्ट्रीय आंदोलन होंगे उनमें, और बिहार का जो भाग मैं बता रहा था कि जो स्वयं प्रधान शिक्षक का है उसी तरह ये भी रहेगा। पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजनीति से क्वेश्चन रहेगा। तो राजनीति से मैं आपको बता दूं, जैसे मूल अधिकार है, पॉलिटी है, तो आपका मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, और ये जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में सारी चीज़ें बताऊंगा। पॉलिटी में भी ठीक उसी तरह इकोनॉमिक्स से सवाल रहेगा, आपके ज्योग्राफी से सवाल रहेगा, करंट अफेयर से सवाल रहेगा, और पेडागोजी जो शिक्षा शास्त्र है इससे भी सवाल रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस है मैं बता रहा हूं, तब कम से कम इस सिलेबस में मैं सोचता हूं कि आप सबों को कुछ और सी जानकारी दे दूं। और वो जानकारी क्या हो सकती है, तो देखिए मैक भाची यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे मैक भाची, डूपा, है ना, रेड बीपी, डूपा मैक भाची, डूपा DUPA, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, किसी किताब में नहीं मिलेगा। डूपा मैक भाची, रेड बीपी और समान संराग, ये मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। और ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में याद करना हो कि कौन सी रेखा किस किस देश में है, तो आप याद कर सकते हैं डूपा, डू से हुआ डूरंड रेखा, किस किस के बीच में है, तो PA पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक उसी प्रकार मैक भाची यानी मैक मतलब मैक मोहन रेखा किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में। फिर उसी प्रकार रेड बीपी यानी रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान, बी मतलब भारत और पी से पाकिस्तान। उसी तरह समान संराग यानी 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किस किस के बीच में है, और 49वीं समांतर रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से 49 डिग्री उत्तर साइड में है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और 49वीं समांतर रेखा जो है वह किस किस के बीच में है, तो संराग का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संराग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी संयुक्त राज्य